नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात होगी रत्ना गुप्ता के मामले पर। इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी, हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा से पहले आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। राजस्थान में रत्ना गुप्ता के मामले ने एक बार फिर से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के विवाद को जन्म दे दिया है। हालांकि न्यायपालिका अपने शुरुआती फैसले से टकराव का हिस्सा नहीं लगती है, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद गुप्ता परिवार ने विधायिका और हाईकोर्ट दोनों को चुनौती दे दी है। हालांकि अभी तनाव की सुगबुगाहट ही है, लेकिन गुप्ता परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा के बाद लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में टकराव की आशंका लगाई जा रही है। राजस्थान के इतिहास में ये पहला उदाहरण भी है जब विधानसभा की तरफ से 4 बार नोटिस और गिरफ्तारी का निर्देश दिए जाने के बाद भी किसी अधिकारी को विधानसभा में पेश नहीं किया गया है, और एक लंबे समय के बाद भी कार्यपालिका ने कोई फैसला नहीं लिया है, जो सीधा सा इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका अपना इनडायरेक्ट संरक्षण दे रही है, यानी कि वर्चस्व और शक्ति का टकराव सामने है। ऐसे हालात में ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर आम आदमी किसके आदेश को माने। इतने दिनों के बाद कार्यपालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए सवाल कार्यपालिका की भूमिका पर भी खड़ा होता है। अब रत्ना गुप्ता के मामले पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। समिति रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेगी। समिति की कोशिश रहेगी कि विधानसभा के मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के किसी भी मामले को साधारण न माना जाए, और ऐसे मामलों में सदन कड़ी कार्यवाही करे। वहीं दूसरी ओर रत्ना गुप्ता इस मामले पर झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इसीलिए टकराव कोई बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि जनता किसका आदेश माने, और जब शासन के नवीकरणों में टकराव हुआ है, तब आम लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हुआ है कि वे किसके आदेश का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तस्वीर हमारे सामने है, हमारे साथ प्रताप जी जुड़े हैं। प्रताप जी, पहला सवाल, रत्ना गुप्ता निलंबित की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पूरा मामला अब तक ठंडा नहीं है, और पेश आखिर क्यों नहीं हो पा रही? पूरे मसले को लेकर जो चर्चा है वो क्या लगता है आपको? अश्विनी, लगता है कि ये एक व्यक्तिगत अधिकार और विधानसभा की सुप्रीमेसी, इसके बीच में कहीं ना कहीं टकराव नजर आ रहा है, और निश्चित तौर पे एक ऐसा सवाल जो जनता के सामने, और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था के सामने खड़ा हुआ है कि आखिर में विधानसभा की सैंक्टिटी क्या है और विधानसभा की जो हद क्या है। दूसरी ओर एक व्यक्तिगत तौर पे किसी के अधिकार किस सीमा तक जाते हैं। इस पर हमारे साथ हैं आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी। लंबा अनुभव है संसदीय कार्य का। सुमित्रा सिंह जी, जो जिस तरह का मामला आया, शायद लगता है कि पहली बार इस तरह से चर्चित मामला हुआ है। क्या लगता है प्राइमा फेसी ये मामला, और क्या होना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में रत्ना गुप्ता ज्यादा दोषी नहीं है, बल्कि उसकी बहन जो वकील है उषा गुप्ता, वो मुझे अधिक दोषी दिखाई दे रही है, क्योंकि वही बार बार आकर के और कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारा उसको शायद अपने कानून की जानकारी का कुछ अजीर्ण हो रहा है। क्या लगता है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी अधिकारी को विधानसभा की बात नहीं मानने के लिए कह दे? मुझे तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा, क्योंकि विशेषाधिकार समिति प्रिविलेजेस हैं कुछ विधायकों को और सांसदों को, और उन प्रिविलेजेस के मुताबिक ही जब महिला और बाल कल्याण समिति वहाँ थाने में गई थी, और उनका अधिकार था कि वो सूचना जो मांग रही थी वो सूचना उन्हें ठीक से दी जाए। रत्ना गुप्ता ने दी नहीं, और रत्ना गुप्ता ने कहते हैं ठीक से तरीके से पेश भी नहीं आई वो। इसलिए महिला बाल कल्याण समिति ने ये मामला सौंप दिया प्रिविलेजेस कमेटी को, और प्रिविलेजेस कमेटी ने के सामने ये मामला है, और प्रिविलेज कमेटी ने फिर अपनी तरफ से जो कार्रवाई की है, और अब तो न्यायपालिका ने भी उन्हें पेश करने होने को कह दिया कि 29 तारीख को पेश हो वो सचिव के सामने। इसलिए कुल मिलाकर वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ है पूनमचंद जी भंडारी, और जो कि
जो पीआईएल के माध्यम से आम आदमी की आवाज उठाते रहे हैं। भंडारी साहब, ये भी एक आम आदमी और विधायिका के बीच में टकराव है, क्या लगता है? क्योंकि आप आम आदमी की आवाज हैं यहाँ राजस्थान में। देखिए, कानून का पालन करना चाहिए जी। शी इज पुलिस ऑफिसर जी। और विधानसभा अध्यक्ष को तो पावर है ही है जी। उसमें हाईकोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता जी। उसको चाहिए था कि उनके विधानसभा के अध्यक्ष के ऑर्डर जो है उसकी पालना करनी चाहिए थी, और वो पालना तो करनी पड़ेगी। ना तो हाईकोर्ट की डीबी इसमें इंटरफेयर करेगी, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हैं कि जो हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का ऑर्डर है एंड दैट ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर द डिवीजन बेंच, और हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है। और बल्कि ये हाईकोर्ट जाना भी प्री मेच्योर था। जी। एक शो का नोटिस जारी किया है, यू शुड अपील फॉर द जी। क्या लगता है कि क्यों ऐसा ये बार बार जो है एक न्यायिक इंजेक्शन चाह रहे हैं, क्यों बचना चाह रहे हैं? क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है भंडारी जी? अब ये तो उनका व्यक्तिगत मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा भी समझदार व्यक्ति हो तो आपको ध्यान होगा 1967 में ऐसी स्थिति आई थी, यूपी के अंदर आई थी स्थिति जी। वहां पर स्पीकर ने हाईकोर्ट जज के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे और मामला दे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट गया था, रेफरेंस गया था वहां। फिर उन्होंने भी इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि सबके अलग अलग पावर्स हैं ये जी। और एक दूसरे की जुरिडिक्शन में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए उसके अंदर। तो वहां भी यही स्थिति आई थी, हाईकोर्ट जज के अरेस्ट वारंट जारी किया था उन्होंने। तो ऐसा क्या मामला है कि जो एडवोकेट उषा गुप्ता जो हैं वो इस तरह से दावे कर रही हैं और सीधे सीधे पूरी व्यवस्था को चैलेंज दे रही हैं? अब जैसे सुमित्रा जी ने कहा है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं कि अब वो क्या समझती हैं, क्या कानूनी की सलाह ले रही हैं, क्या कर रही हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर भी बड़ा स्पेसिफिक है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने भी इन माय ओपिनियन जो ऑर्डर दिया है, बल्कि अगर देखा जाए तो थोड़ा जुरिडिक्शन के बाहर जाकर के दिया उन्होंने कह दिया भाई अगर अपेयर होती है तो आप सिंपैथेटिकल देखें, इनको अरेस्ट वारंट से नहीं बुलाएं। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है। अब इस ऑर्डर को चैलेंज कैसे करेंगे ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सभी। सुमित्रा जी, आप क्योंकि सरकार में मंत्री भी रही हैं, एक क्योंकि जो रत्ना गुप्ता है सरकारी अधिकारी थे, तो उस सरकारी अधिकारी के दायरे में निश्चित तौर पे जो सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी विधानसभा के प्रति है, तो क्या एक अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी अपरोक्ष रूप से विधानसभा के प्रति नहीं हो जाती है? तो ऐसे में क्या सीधे सीधे रत्ना गुप्ता विधानसभा के प्रति अकाउंटेबल नहीं है? मुझे बात समझ में नहीं आ रही। कार्यपालिका ने सस्पेंड कर दिया जी। उन्होंने अपना काम किया। हाई कोर्ट ने अपनी टकराहट किसी तरीके से टालने के लिए उनको 29 तारीख को पेश होने के लिए कह दिया। अब मेरी बात समझ में नहीं आ रही का इस मामले में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों एक राय हैं कि भाई एक बार रत्ना गुप्ता पेश हो जाएं विधानसभा के सामने, सचिव के सामने, और जो कोई बात उनकी है वो कह दें। अब उसमें क्या आपत्ति हो रही है? मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही, समझ से परे है बात। क्या लगता है भंडारी साहब, क्या इसके पीछे कारण क्या है? कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्यों? जो मैं महसूस करता हूँ वो ईगो की लड़ाई लगती है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया, समिति ने बुलाया, शी शुड अपीयर बिफोर द, उसमें आपको शो का नोटिस जारी किया ना, वो कोई कार्रवाई कर देते, उसके बाद में तो आप जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है जाकर के, फिर यू कुड चैलेंज इट। क्या सुमित्रा जी, इसके पीछे ऐसा कारण तो नहीं लगता कि पिछले दिनों से जो 1.5-2 साल से जो एक माहौल बन रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा है, उसमें जिस तरह से संसद को भी निशाने बनाया गया और जिस तरह से केजरीवाल से लेकर सबने सांसदों के बारे में कहा और उसके बाद टकराव भी मोला है, कहीं ऐसा तो नहीं है दिमाग में रचना गुप्ता के कि टकराव करके भी वो भी एक कहीं पब्लिक हस्ती बन जाएंगी? तो यहाँ तो कोई ऐसी टकराहट वाली बात है नहीं ना। वो किसके खिलाफ टकराहट करना चाहती हैं, किससे करना चाहती हैं, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ रचना गुप्ता शी इज पुलिस ऑफिसर, सिस्टर एडवोकेट हैं, फादर भी उनके डिवाइस पे रह चुके हैं एंड ही इज ऑल्सो एडवोकेट, ब्रदर भी उनके एडवोकेट हैं, एक सिस्टर वो भी एडवोकेट हैं, ये सारे हैं। उसके बाद जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सलाह दी गई है उनको, मतलब मैं समझ रहा हूँ विधानसभा की समिति क्या करते हैं, उनको नोटिस जारी किया है, उसके बाद तो एक्शन लेते हैं, तो वहां अपील होने में और नहीं होने में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। ये कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, नो वन अबाउट द लॉ। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे और भी पक्ष जानेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे।
चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। आइए पहले देख लेते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों का क्या कहना है रत्ना गुप्ता के इस मसले को लेकर। समिति की पूरी रिपोर्ट तैयार करके और सदन में पेश करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा के माननीय सदस्यों का पूरा मान सम्मान रहे और उस मान सम्मान को जो उनका विशेषाधिकार बनता है उसके अंदर कोई समझौता नहीं होगा। इस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। विधानसभा सर्वोच्च है और विधानसभा की कॉल पर यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है तो वो गलती पे गलती करता जा रहा है कि मतलब विधानसभा को विशेषाधिकार यदि हनन करेगा कोई तो उसको कड़े से कड़ा दंड देने का प्रावधान विधानसभा के नियमों में है। उसमें कहीं कोर्ट आड़े नहीं आता और फिर कोर्ट ने भी कह दिया और उसके बाद भी कोई नहीं आता है तो वो कोई विधानसभा तो ऊपर तो है नहीं। उनको आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, अदरवाइज उनके ऊपर जो एक्शन होगा उसके लिए वो तैयार है। चलिए जनता से भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। वो नेता लोग ही अपने मिले हुए पावर का मिसयूज करते हुए एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु न्यायपालिका और विधायिका के बीच में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश विधायिका द्वारा की जा रही है, जो कि डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक डेफिनेशन में इनडायरेक्टली आती है। रत्ना गुप्ता जी समिति के सामने उपस्थित हो, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कथन भी किया गया है, निर्णय भी दिया गया है, और अपना पक्ष रखें। उस पक्ष के पश्चात अगर समिति उचित लगेगी तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और कार्रवाई में ड्रॉप हो जाएगी। और समिति अगर इस बिंदु पर आती है कि उनके द्वारा हनन किया गया है तो उसके विरुद्ध में जो भी उच्च न्यायालय में कार्रवाई वो कार्रवाई हो जाएगी। उस अधिकारी को भी अपनी बात रखनी चाहिए। ये चीजें जो है निश्चित रूप से न्यायिक संस्थाओं को और विधानसभाओं को जो आमने सामने करने वाली नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का अपना पक्ष रखने की है। विधायिका में कहें या न्यायपालिका में कहें, न्यायपालिका को जो कहना चाह रही है वो आगे अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, अपने पक्ष रखे। वो मेरे हिसाब से रत्ना गुप्ता ने कोई विशेषाधिकार समिति का हनन या उसका विरोध नहीं किया। सब अपने अपने उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, दोनों में जो संविधान ने डिफाइन कर रखे हैं उसके तहत अलग अलग अपना कार्य करते रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की। वरिष्ठ वकील हमारे साथ पूनम चंद जी हैं, हमारे साथ अधिवक्ता। पूनम जी, आपको क्या लगता है अब इस मामले में क्या होगा, आगे किस तरह का कानूनी उपचार होगा अगर कोई पहलू बचता है तो? चाहे डबल बेंच में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, उनको अपेयर होना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ केसेज में हमेशा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले जाइए वहाँ अपेयर होइए आप, तो इनको अपेयर तो वहाँ होना ही पड़ेगा। और बेस्ट ये टकराव को टालने के लिए उनको जाके अपेयर होंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज विलफुल एब्सेंट में नौकरी और जाएगी, क्योंकि लगातार एब्सेंट चल रही है, कोई रीजन नहीं है और सिस्टम बार कह रही है हम आगे जाएंगे ही जाएंगे, तो ये इनकी नौकरी और खतरे में पड़ गई है। वहाँ चलिए सुमित्रा जी, एक सवाल ये उठता है कि आखिर में एक इंडिविजुअल एंटिटी द्वारा, एक ऑफिसर द्वारा इस तरह से पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को चुनौती देने से आखिर में हमारा जो ये सिस्टम बना है, हमारे बड़े लंबे समय आज़ादी के 65 साल गुजार दिए और सिस्टम बनाए, तो क्या लगता नहीं है कि इसके सामने एक बड़ा चैलेंज हो गया, एक इंडिविजुअल द्वारा चैलेंज क्रिएट किया गया है? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल सबको चैलेंज कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, न्यायपालिका को कर रहा है, कार्यपालिका को कर रहा है, विधायिका को कर रहा है, और बिना किसी बात के केवल आकर के अपनी बात कहने की बात तो थी, विधानसभा में आती आकर के आज 29 तारीख थी, सचिव के सामने आके कह देती जो कोई बात थी। क्यों कर रही है ऐसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जिस तरह से चुनौती दे रही है सबको, ये बहुत ताज्जुब की बात है। एक और बात है कि रचना गुप्ता आ नहीं रही, तो क्या विधानसभा की विशेष समिति जो है सीधे कार्यपालिका को निर्देश देके उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती? देखिए ऐसा है, मैं आपसे बताऊं कि नहीं, ऐसा है मैं आपसे बताऊं, ये विधायिका के कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है जी। विधायिका ये कर सकती है, कानूनन नियमों में ये है कि विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट पेश करे विधानसभा में, और विधानसभा ध्वनि मत से उसे पास करके कुछ भी कर सकती है। ये इतना सक्षम है विधायिका कि विधायिका में आने के बाद में विधायिका जिस किसी को पास कर देगी तो वो बात बिल्कुल लागू होगी, होनी पड़ेगी। फिर ये सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर में विधानसभा की विशेषाधिकार समिति भी इस बात पर क्यों अड़ी हुई है कि रचना गुप्ता को बुलाया जाए? जब रचना गुप्ता बिल्कुल अनुशासनहीनता कर रही हैं तो निश्चित तौर पे क्यों नहीं एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर